नमस्कार दोस्तों। तो आज के कंटेंट में आपका फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए हम आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन सब पे हम बात करेंगे। तो पहला लेक्चर ये है कि हम लोगों ने पढ़ा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके कुछ प्रावधान हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन सरकार ये चाहती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ये चाहता है कि इसमें कुछ संशोधन किया जाए और साइट के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जाए। जो साइट कन्वेंशन है जो अभी हमारा जापान में हो रहा है, सॉरी जापान में नहीं, जो अभी हमारा पनामा में हो रहा है, जिसकी COP19 की मीटिंग अभी पनामा में हो रही है। इसके तहत कुछ स्पीसीज को अपेंडिक्स 1, 2, 3 में ट्रांसफर किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है वो हो। तो सरकार ये चाहती है इसमें संशोधन का नेक्स्ट बिल 2022 में सरकार लाना चाहती है। और अभी हमारे पास जो 6 शेड्यूल हैं, उसको 6 शेड्यूल के जरिए 4 शेड्यूल अभी हमारे लिए ये सरकार बनाना चाहती है। इस कानून के तहत कौन कौन सी होंगी? पहली शेड्यूल ये होगी कि इसमें एनिमल स्पीसीज होंगी और उनकी हाईएस्ट लेवल प्रोटेक्शन हमको देखने को मिलेगी। दूसरी शेड्यूल वो होगी जिसमें लेसर लेवल का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, स्पीसीज होंगी। और तीसरी प्रोटेक्शन में हम प्लांट की स्पीसीज को प्रोटेक्ट करेंगे। और जो फोर्थ शेड्यूल होगी उसमें हम क्या करेंगे, जो साइट कन्वेंशन में जो हमारी स्पीसीज हैं उनके अनुसार हम इन जो शेड्यूल फोर्थ है उसमें हम लेके आएंगे। ये इसमें चेंजेस करना चाहते हैं। तो अभी हमारे पास शेड्यूल कितने हैं? 6 हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि शेड्यूल से यूपीएससी में प्रश्न बन जाता है और अक्सर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है और कई बार प्रश्न आए भी हैं। ठीक है। और कहा गया है कि आप, पहली बात तो उन्होंने कहा कि शेड्यूल को रैशनलाइजेशन करेंगे। दूसरी बात ये कहा कि साइट का जो कन्वेंशन है उसकी जो ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर है उसको फुलफिल करेंगे, कि हम एक मैनेजमेंट बॉडी को एस्टेब्लिश करेंगे, एक साइंटिफिक अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करेंगे, ताकि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी ट्रेड करते हैं वाइल्ड लाइफ स्पीसीज का, उससे संबंधित परमिशन दे सके और सरकार को इसके संबंध में सलाह दे सके। दूसरी, जो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज रहती हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाएगा कि इसको रेगुलेट किया जाए, इनको इंपोर्ट को, ट्रेड को, पोजेशन को, ताकि हमारे देश में कोई भी इस प्रकार की इंक्लूसिव एलियन स्पीसीज ना आ जाए जो हमारी बायोडाइवर्सिटी को खतरनाक रूप से प्रभावित करे। जैसे आप गाजर घास देखने को आपको मिलती है जिसको कांग्रेस ट्री बोलते हैं। तो ये इसके अलावा कई और इनवेजिव स्पीसीज हैं, वो हमारी जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है उसको नेगेटिव रूप से प्रभावित करते हैं और ये थोड़ा सी भी मतलब कि अधिक रूप से फैलते फैलते हैं और हमारी जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है उसको नेगेटिव रूप से प्रभावित करते हैं। दूसरा, जो सेंचुरी है उनको कंट्रोल करने से प्रावधान है कि हम चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को स्टेब्लिश करेंगे ताकि इनको कंट्रोल किया जा सके, मैनेज किया करें और मेंटेन किया जा सके। कंजर्वेशन जो रिजर्व है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर पाएगी। और जो कैपिटल एनिमल हैं उनको कोई पर्सन अगर वॉलंटरी रूप से सिलेंडर करना चाहता है तो वो सरकार को सिलेंडर कर सकता है। ठीक है। तो ये सरकार इसमें संशोधन करना चाहती है। अब हम साइट के बारे में पढ़ लेते हैं। साइट को क्या बोलते हैं? कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसको सामान्य रूप से बॉसेटिंग कन्वेंशन भी बोलते हैं। अभी हाल ही में इसकी मीटिंग पनामा में COP19 की मीटिंग पनामा में हमको देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, स्टेट और रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए इस पर ध्यान दिया जाता है। इसको 1963 में अडॉप्ट किया गया, 1975 के इसको फोर्स में आया, 189 इसके मेंबर हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है। ये इंश्योर करता है कि वाइल्ड लाइफ और प्लांट का कोई मतलब कि गलत तरीके से इंटरनेशनली ट्रेड तो नहीं कर रहा है। और इसकी जो सेक्रेटरीट है उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है यूनेप के द्वारा, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल एजेंसी है। ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब हम पुराना वाला एक्ट पढ़ लेते हैं। पुराना वाला एक्ट क्या था? एक्चुअली जो फॉरेस्ट था 1972 से पहले हुई 42वें संविधान संशोधन से पहले स्टेट लिस्ट का पार्ट था,
लेकिन सरकार ने 42वां संविधान संशोधन के तहत जो फॉरेस्ट है, वन को, उसको कंकरेंट लिस्ट में लाया, मतलब कि समवर्ती सूची में लाए। समवर्ती सूची का मतलब है कि उसको सेंटर और स्टेट दोनों रूप से कानून बना सकते हैं, और 1972 में इसमें राज्यों के अनुरोध पर इसमें कानून बनाया गया, 1972 का एक्ट। और इसके अलावा अन्य राज्यों ने इसको भी अडॉप्ट करने का प्रयास किया गया। अब ऑल ओवर इंडिया इसको अडॉप्ट किया जाता है। इसको आप कैंसिल कर देना, जम्मू कश्मीर जो लिखा है इसको छोड़कर, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया इसको अब ये कानून लागू है। इसमें 6 शेड्यूल हमको देखने को मिलते हैं। शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में हम जो स्पीसीज इंक्लूड रहती हैं उनको हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। और शेड्यूल 3 और 4 में आपको देखने को मिलेगा जिसमें लोअर लेवल का प्रोटेक्शन हमको देखने को मिलेगा, और इसमें जो पेनल्टीज रहती हैं वो हमको कम देखने को मिलती हैं। दोनों स्पीसीज से संबंधित है, 1, 2, 3, 4। शेड्यूल 1 और 2 में हाई लेवल का प्रोटेक्शन, शेड्यूल 3 और 4 में लोअर लेवल का प्रोटेक्शन हमको देखने को मिलेगा। अगर किसी स्पीसीज को हम शेड्यूल 5 में डाल देते हैं, इसका मतलब यह है कि आप उसको हंटेड कर सकते हैं। जैसे बिहार में नीलगाय की काफी समस्या है, वो किसानों की फसल के रूप में काफी नेगेटिव रूप से इंपैक्ट डालती है, इसलिए उनको हंटेड कर सकते हैं। और शेड्यूल 6 में वो प्लांट आते हैं जिसको आप कल्टीवेशन प्लांटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो 6 शेड्यूल है। अब आप देख पाएंगे प्रश्न क्या आया था, बड़ा सिंपल आया था। ये अभी का प्रश्न है 2021 के प्रीलिम्स का। इफ ए पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 6 द ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है 1972, तो व्हाट इज द इम्प्लीकेशन, ठीक है। तो इसका देखो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, सच ए प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर द एनी सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये है नहीं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कहा है कि जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसको इंडियन रीजनल लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट करने के लिए उन्होंने एक पैनल का सेटअप किया है, ताकि इस संबंध में यूजीसी को अनुशंसाएं दे सकें। और इसमें कुछ डिसिप्लिन है, सच कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज है, साइंस है, अक्रॉस द कंट्री के बारे में पैनल बात करेगा। अगर हमारी शिक्षा प्रणाली रीजनल लैंग्वेज में हो जाएगी, जो अधिकांशतः यूरोपीय देशों में हमको देखने को मिलती है, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मन हो, स्वीडन हो, फिनलैंड हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हायर स्टडी हमको देखने को मिलती है वो रीजनल लैंग्वेज में देखने को मिलती है। तो इसलिए सरकार ये चाहती है, क्योंकि हम हायर स्टडी को रीजनल लैंग्वेज में करेंगे तो इससे लोगों की सोच भी बढ़ेगी। अधिकांशतः व्यक्ति अपनी रीजनल लैंग्वेज में अधिक इफेक्टिव तरीके से सोच पाता है। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी रीजनल लैंग्वेज में इफेक्टिव रूप से वो निकाल पाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो मार्जिनलाइज सेक्टर है, वंचित वर्ग है, और जो विशेष अधिकार वर्ग है, उनके मध्य हमको अंतर कम देखने को मिलेगा। अब अगर पढ़ाई अगर रीजनल लैंग्वेज में होगी तो गरीब से गरीब व्यक्ति, वंचित से वंचित वर्ग का व्यक्ति भी इसको समझ पाएगा। स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, क्रिएटिव आइडिया उनके अंदर आएंगे, एम्पावरमेंट हमको देखने को मिलेगा। और स्टूडेंट क्या कर सकेंगे, जो लोकल प्रॉब्लम है उनका समाधान, लोकल प्रॉब्लम को ग्लोबल माइंडसेट से उसको सॉल्व करने का प्रयास कर सकेंगे। लेकिन प्रॉफिट तो है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हमको देखने को मिलते हैं कि टेक्स्ट बुक की हमें बहुत अधिक मात्रा में कमी देखने को मिलती है। लिटरेचर हमको कम देखने को मिलता है रीजनल लैंग्वेज में। ट्रांसलेटिंग टेक्निकल टर्म है तो उसको हमें दिक्कत देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। फैकल्टी की कमी हमको देखने को मिलेगी। रीजनल मीडियम कोर्सेस हमको कमी देखने को मिलेगी। इंडिया लैंग्वेज हमको डिवाइडेड देखने को मिलेगा, मतलब कि अगर इंग्लिश को खत्म कर देंगे तो रीजनल लैंग्वेज की जो हम बायोडाइवर्सिटी, जो हमारे पास जो डाइवर्सिटी है उसमें कनेक्टिंग करने का काम इंग्लिश करती है, तो वो चीज़ कहाँ से आएगी। अगर सभी व्यक्ति रीजनली सीखेंगे तो आपस में एक दूसरे की बातों को समझेगा कौन, तो ये भी समस्या है। सरकार ने कुछ इनिशिएटिव भी लिए, कहा कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आए 2023। उसमें कहा गया कि हम जो भी पढ़ाई करेंगे रीजनल लैंग्वेज में करेंगे, ताकि हायर एजुकेशन संबंधी जो भी हमको गैप देखने को मिलता है उसमें कमी देखने को मिले।
ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने कहा कि 22 जो इंजीनियरिंग की टेक्स्ट बुक है उनको रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में हाल ही ने एमबीबीएस की फर्स्ट ईयर की बुक रीजनल लैंग्वेज में हिंदी में इंट्रोड्यूस किया है कोर्स। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी एक पैनल लीगल बुक का ट्रांसलेटिंग करने के लिए एक सेटअप किया है। तो ये प्रयास किए हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और यूजीसी का गठन डॉक्टर राधाकृष्ण सर्पल जी के आयोग की अनुशंसा पे हुआ। 1948 में इसका आयोग का गठन हुआ। उसके बाद हमको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हमको देखने को मिलता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, सर्कुलर ट्रेडिंग चर्चा में है। इसमें क्या होता है, कोई ट्रेडर ए ट्रेडर बी को स्टॉक सेल करेगा, लेकिन उसमें जो माल होगा, जो उसमें गुड्स होंगी, उसका कोई ट्रांसफॉर्मेशन हमको देखने को नहीं मिलेगा, केवल बिल का एक्सचेंज होगा। ऐसे ही ट्रेडर सी देखने को मिलेगा, ऐसे ही डी देखने को मिलेगा, ऐसे ही ई देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार की घटनाएं आप राउंड ट्रिपिंग में देखने को मिलेंगी। जैसे आप मतलब कि जो भी धन शोधन की घटनाएं हैं उसमें सारी समस्याएं देखने को मिलती है, उसी प्रकार से हमको समस्याएं सर्कुलर ट्रेडिंग में मतलब कि ट्रेडिंग में देखने को मिलेंगी। तो इस विषय पे जो जीएसटी काउंसलिंग है 2017 में लेके आए, तो उसके तहत इस पे ये मीटिंग होगी इस विषय पे। क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है कि अगर आप सर्कुलर ट्रेडिंग करेंगे तो आपके द्वारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम है तो उसका गलत रूप से फायदा उठाया जाता है, जो भी मतलब कि बिजनेसमैन है उनके द्वारा। क्योंकि इसमें रियल गुड का ट्रांसफर नहीं होता है, केवल बिल का ट्रांसफर होता है। तो उसके माध्यम से सरकार को नेगेटिव रूप से राजस्व की कमी देखने को मिलती है। ठीक है। और सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स एक्ट 2017 के तहत इस सर्कुलर ट्रेडिंग को इनवॉइस को अगर ऐसा करते हैं तो पनिशेबल ऑफेंस इसके तहत माना गया है। अब हम पढ़ लेते हैं जीएसटी काउंसलिंग क्या है। तो जीएसटी काउंसिल कहां गया, जीएसटी काउंसिल, एक सेकेंड। हाँ, जीएसटी काउंसलिंग क्या है। तो जीएसटी काउंसिल को आर्टिकल 279 ए को के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया, मतलब कि संवैधानिक संस्था है। इसमें एक चेयरपर्सन होता है, मेंबर होते हैं, और इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर से मेंबर होते हैं। उसके अलावा कुछ राज्यों से मेंबर होते हैं, और राज्यों के मेंबर आपस में मिलकर वाइस प्रेसिडेंट को तय करते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है। और जीएसटी सेक्रेटरीट में आपको सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट का देखने को मिलेगा, एडिशनल सेक्रेटरी देखने को मिलेगा, 4 कमिश्नर्स देखने को मिलेंगे, चेयरपर्सन सीबीईसी का आपको देखने को मिलेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। सेंटर को 1/3 वोटिंग राइट देखने को मिलेंगे, और स्टेट को 2/3 वेट वोटिंग में देखने को मिलेगा। मतलब कि 75% वोट सपोर्ट होना चाहिए अगर आपको किसी डिसीजन की आवश्यकता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब क्या है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया। तो इसके तहत एक कमीशन सेटअप किया गया था कि आप नेशनल कैपिटल रीजन और इस कैपिटल को जो एरिया एडजॉइन करते हैं, जैसे आप बात कर पाएंगे कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश नेशनल कैपिटल रीजन को जोड़ते हैं। तो इस रीजन में आपको एयर पॉल्यूशन की समस्या देखने को मिलेगी। इस एयर पॉल्यूशन की समस्या को सॉल्व करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, रेजोल्यूशन लाने के लिए नेशनल कैपिटल रीजन में CAQM इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, इसको इस्टेब्लिश किया गया CAQM एक्ट 2021 के तहत। इसलिए क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और कमीशन के पास पावर है कि एनीथिंग कंटेन एनी अदर लॉ, उस पॉल्यूशन से संबंधित कोई भी मतलब कि कोई भी अगर लॉ है तो उसके संबंध में एक कमीशन बात कर सकता है नेशनल कैपिटल रीजन में, और किसी भी अदर बॉडी के जो डिसीजन है उसको मैटर को सुपरसीड ये कर सकता है। इसके अलावा एक बॉडी और है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कमीशन अथॉरिटी। तो इसको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत स्टेब्लिश किया गया बाय इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। मैंडेट है कि जो भी एयर पॉल्यूशन से संबंधित नेशनल कैपिटल कमीशन में हमको चीजें देखने को मिलती हैं तो उसका समाधान कौन करेगा, EPCA करेगा। तो ये आप पढ़ेंगे, आपको ध्यान रखना है।
ये क्या करते हैं कि स्टेज फर्स्ट होती है, स्टेज सेकंड होती है, स्टेज थर्ड आपको देखने को मिलती है, स्टेज फोर्थ देखने को मिलती है पॉल्यूशन की। स्टेज फर्स्ट में आपको मॉडरेट टू पुअर क्वालिटी लेवल का पॉल्यूशन देखने को मिलेगा। 2.5 जो पीएम है पर्टिकुलेट मैटर और PM10 के आधार पे डिफाइन करते हैं, तो उसके आधार पे कुछ इनकी रिस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिलेंगी। रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं पूछी जाएंगी। स्टेज 2 में आपको वेरी पुअर एयर देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 2.5 और PM10 का लेवल कुछ 351 माइक्रो पर मिलीग्राम में आपको देखने को मिलेगा मीटर क्यूब में। उसके अलावा स्टेज 3 में आपको सीवियर पॉल्यूटेड एयर देखने को मिलेगी और स्टेज 4 में आपको इमरजेंसी देखने को मिलेगी। इसमें आपको सब कुछ जो भी पॉल्यूशन को फैलाता है वो आपको बंद करना पड़ता है और डिसीजन कौन लेता है, CAQM बॉडी लेती है। एग्जिट पोल चर्चा में है। ये विवाद हो गया कि कई न्यूज चैनल ने एग्जिट पोल निकालना स्टार्ट कर दिए। तो एग्जिट पोल से संबंधित क्या है कि एग्जिट पोल आफ्टर वोटर के द्वारा निकाले जाते हैं। जब वोटिंग खत्म हो जाती है तब एग्जिट पोल निकाला जाता है। ओपिनियन पोल वोटिंग से पहले होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हमारे इंडिया में 1957 में सेकेंड लोकसभा इलेक्शन में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने इस तरह का एक पोल कंडक्ट किया और इंडिया में पर्टिकुलर इलेक्शन में एग्जिट पोल अलाउ नहीं है। मतलब जब तक लास्ट वोट नहीं डल जाता है उसके बाद आप एग्जिट पोल निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका अगर आप बीच में निकालोगे तो आप किसी भी वोटर की चॉइस को आप प्रभावित कर सकते हो। इस हिसाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पे बैन लगा रखा है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, न्यूरल लिंक एक डिवाइस है, तो एलन मस्क इस पे बना रहे हैं कि आप एक ब्रेन चिप के रूप में काम करेगी। आपकी जो एक्टिविटी है उसके आधार पे आप ये चिप क्या करेगी, कंट्रोल करेगी, कैप्चर करेगी। उसके आधार पे आप एनालिसिस कर सकते हैं और किसी भी एनिमल ट्रायल को आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं कि उसके द्वारा कोई भी आपने अगर उसमें कोई आपने मेडिसिन इसको इंट्रोड्यूस की तो उसके द्वारा उसमें क्या गतिविधि आपको देखने को मिली। बस इतना ध्यान रखेंगे। दूसरा, टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ कॉफी प्रोडक्शन। तो सरकार ये चाह रही है जो कॉफी प्रोडक्शन है उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। तो कॉफी प्रोडक्शन के बारे में सबसे पहले हम बेसिक बात करेंगे। टेक्नोलॉजी आप जानते हैं क्या होगी। तो कॉफी प्रोडक्शन क्या है, जो इथोपिया का आपको प्लेटू देखने को मिलेगा अबेसियन, तो इसको यहाँ का क्या है, इंडिजीनियस प्लांट है। 11वीं सेंचुरी में सूफी इस्लाम इनको साथ लेके आए इस प्लांट को, ये अरबिया में पहुंचा। और 17वीं सेंचुरी में बाबा बुदान गिरी सूफी संत ने 7 जो बीन्स हैं उनको अपने साथ लेके आए चोरी कर कर। ठीक है, मतलब गलत तरीके से लेकर। इसके हिसाब से बाबा बुदान गिरी में हमको देखने को मिला, मतलब कि भारत में कर्नाटक में देखने को मिला। जो हाजी जो लोग थे वो उनके द्वारा ये लाए गया। इनको चंद्रागिरी हिल जो चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट है मैसूर स्टेट का, वर्तमान में कर्नाटक में देखने को मिलता है, वहां पे इनको स्टैब्लिश इनको क्रॉप का प्रोडक्शन किया गया। बाद में इनका बाबा बुदान हिल इनका नाम, हिल में इसको मेल रूप से किया जाता है। अब कॉफी प्रोडक्शन हमारा मेनली साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा, फिर केरला में, फिर आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। 2 प्रकार की वेराइटी हमारे यहाँ देखने को मिलेगी, कि रोबस्टा एक अरेबिका। रोबस्टा का प्रोडक्शन आपको अधिक देखने को मिलेगा और जबकि जो अरेबिका है उसका प्रोडक्शन आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, परंपरागत रूप से एरिया आपको कॉफी के संदर्भ में देखने को मिलेगा, जबकि नॉन ट्रेडिशनल रूप से आपको इधर आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाला एरिया, उड़ीसा और इधर आपको नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये याद रखिएगा, कर्नाटका में सबसे अधिक कॉफी प्रोडक्शन होता है, उसके बाद केरला में, उसके बाद तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। अब इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती है, रेनफॉल 150 से 250 सेंटीमीटर के मध्य होना चाहिए। 600 से 1600 मीटर के आसपास इनका सी लेवल के ऊपर इनका प्लेन होना चाहिए। उसके बाद 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए। और ये फ्रॉस्ट, स्नोफॉल, हाई टेम्परेचर जो 30 डिग्री से अधिक है, स्ट्रॉन्ग सनशाइन, ये इनको क्या है, ये टॉलरेट नहीं कर पाते हैं जो कॉफी के बीन रहते हैं। इसलिए इनको जो टी का जो शेडी एरिया है वहां पे, मतलब टी की
ट्री की जो छांव है, जो शेडी एरिया रहता है, वहां पे इनको पाया जाता है। ठीक है, और ड्राई वेदर चाहिए इनको रिपनिंग के लिए, इस बात को ध्यान रखेंगे। वेल ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, लॉमी सोल होना चाहिए जिसमें कैल्शियम आयरन की पर्याप्त रूप से मात्रा आपको देखने को मिलेगी। टू वेराइटी मेन रूप से देखने को मिलेगी आपको, अरेबिका रोबस्टा इंडिया में देखने को मिलेगी। अरेबिका आपको माइल्ड कॉफी है, बल्कि बीन मोर इसकी खुशबूदार होती हैं, एरोमेटिक होती हैं। इनकी हाईएस्ट वैल्यू कंपेयर टू रोबस्टा बीन की अपेक्षा इनकी वैल्यू अरेबिका की सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क चर्चा में है। ये इसरो ने मिनिस्ट्री सोशल अल्फा के साथ एक क्या किया है, MOU किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है इनोवेशन करने के लिए, क्यूरेशन के लिए, वेंचर डेवलप करने के लिए, ताकि आप जो स्पेस सेक्टर का जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम है उसको हम डेवलप कर पाए। फर्स्ट ऑफ काइंड PPP मॉडल पे आधारित है और इसमें जितने भी स्टॉक होल्डर हैं उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए उसके संबंधित जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो सारी चीजों को एक जगह पे, एक मतलब की फील्ड पे, एक मंच पे लाने के लिए, ताकि जो हमारा स्पेस सेक्टर है उसमें उसका हम होलिस्टिक रूप से डेवलपमेंट कर सकें। फर्स्ट स्पिन जो इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया गया उसमें इनको सॉल्यूशन लाना है अर्बनाइजेशन से संबंधित, मैपिंग से संबंधित, नेचुरल रिसोर्स से संबंधित और मैनेजमेंट से संबंधित सॉल्यूशन लेके आएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, कौंडिल्या सेंचुरी चर्चा में है जो आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। यहां से क्या हुआ है, जो कोरिंगा, जो गुडियट्टम पेरनम्बर 2 जो तमिलनाडु की सेंचुरी है, वहां से जो 18 मेंबर जो ऑल फीमेल के एलिफेंट हैं वो हमको कहां देखने को मिले हैं, कौंडिल्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ये काफी महत्वपूर्ण चीज है, ये आपको कौंडिल्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी, आपको पलार रिवर आपको देखने को मिलेगी, ऊपर आपको कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी। आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में केवल एशियन एलिफेंट की केवल यही सेंचुरी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एलिफेंट रिजर्व लोकेटेड है चित्तूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश संबंधित ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, आपको पलार रिवर आपको इधर देखने को मिलेगी। दूसरा, रिमिशन ऑफ ड्यूटी टैक्सेस एक्सपोर्टेड प्रोडक्टेड स्कीम चर्चा में है, इसको अभी एक्सटेंड किया गया है केमिकल्स, फार्मा, आयरन इंडस्ट्री से संबंधित। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत काम करती है। इसके तहत एक्सपोर्टर एम्बेडेड ड्यूटी टैक्सेस ये वापस रिफंड हो जाते हैं। अदर स्कीम में इस प्रकार की चीजें आपको देखने को नहीं मिलती हैं। इसको मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम के बदले इसको रिप्लेस किया गया, क्योंकि ये वाली जो MEIS स्कीम है WTO की नॉर्म का वायलेशन कर रही थी, इसलिए इसको क्या किया गया, रिप्लेस किया गया, किससे, रॉडटेप के द्वारा। ठीक है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया चर्चा में है। इसने क्या किया है, 330 जो क्रिप्टो अकाउंट है उनको लास्ट 8 मंथ में सस्पिशियस ऑफ मनी के रूप में देखा गया। ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये वाला जो फिन इंडिया है, इसको 2004 में सेंट्रल नेशनल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग, डेसिमिनेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड सस्पेक्ट जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित हो, ड्रग ट्रैफिकिंग से संबंधित हो, उनके संबंध में बात करते हैं, सरकार को रिपोर्ट देते हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसलिंग के ये रिपोर्ट देते हैं और जिसको हेड किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, इंडिपेंडेंट बॉडी है। और इसके अलावा जो FIU इंड है वो एगमोंट ग्रुप का एक क्या है, यूनाइटेड बॉडी का, आपको 166 FIU में से एक आपको देखने को मिलेगा। एगमेंट ग्रुप क्या है, एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है ताकि आप सिक्योरली एक्सचेंज किया सको, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक दूसरे में क्या करते हैं, एक्सचेंज करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, एगमेंट ग्रुप क्या है। दूसरा, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया चर्चा में है। जो भी डॉग है, पेट डॉग है, उसमें कई हमको एट्रोसिटीज देखने को मिलती हैं, तो इसके संबंध में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया चर्चा में है। एक इसका हेडक्वार्टर आपको चेन्नई में देखने को मिलेगा, स्टैच्यूटरी बॉडी है।
इसको 1962 में इस्टेब्लिश किया गया। प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी ऑफ एनिमल एक्ट 1960 के तहत इस्टेब्लिश किया गया। जो भी मतलब कि कोई भी एनिमल पेन कर रहा है, कोई भी अनकंडीशनल सफरिंग से गुजर रहा है, तो उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइजरी बॉडी के रूप में क्या करती है, काम करती है। चैट जीपीटी चर्चा में कन्वेंशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। जीपीटी 3.5 सीरीज लैंग्वेज से लर्निंग मॉड्यूल है। ये सारी उसी प्रकार से बात करेगा जैसे ह्यूमन करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर सिंपल टर्म को डिफाइन करेगा, कोई भी क्रिएटिव आइडिया को आपको दे सकता है, और आप एसटीटीपी कैसे बनाएंगे उससे संबंधित भी आपसे बात करेगा। कैपेबिलिटी लिमिटेशन मतलब कि रोबोटिक्स के रूप में काम करेगा। बेसिक रूप से एआई आधारित क्या है, सिस्टम है, चैटबॉट है। दूसरा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य वाला रेड वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा, बेलगांव। यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने एक बार अध्यक्षता की थी नेशनल इंडियन कांग्रेस की। ये विवाद का विषय है। यहाँ पे एक्चुअली आपको देखने को मिलेंगे महाराष्ट्रीय लोग देखने को मिलेंगे, लेकिन बाद में जो कमीशन सेटअप किया गया था महाजन, उनने फैसला सुनाया है कि कर्नाटक का रीजन है, इसलिए कर्नाटक को बार बार सेंट्रल के पास अपनी कंप्लेंट दर्ज कराता है कि हमारा ये रीजन है, इसको हमको वापस दे दो। ये लगातार विवाद में बना रहता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।